नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पंचम तल। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। सबसे पहले बात यूपी की ब्यूरोक्रेसी की। सूबे के प्रशासनिक हलकों से एक चौंकाने वाली बड़ी खबर मिली है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी में दशकों तक संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले आईएएस लॉबी के सबसे मजबूत स्तंभ रहे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल एक बार फिर लखनऊ के पावर कॉरिडोर में धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन थे, वहां से रिटायर हुए और उसके बाद वो इस समय खाली है। पूर्व आईएएस अफसर नवनीत सहगल को यूपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी के संतुलन या उसकी निगरानी करने के लिए एक बेहद अहम और नए रोल में लाया जा सकता है। इस चर्चा को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची है। इस नए मॉडल की भूमिका क्यों बनी, यह भी जानना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी पटकथा के पीछे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की पैरवी और दिल्ली का दखल माना जा रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ इस तरह से है। कुछ समय पहले देश के एक बड़े उद्योगपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसी उद्योगपति ने यूपी में एक एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया था। हालांकि प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियों के चक्कर में उनके हजारों करोड़ रुपए के भुगतान में से कुछ 100 करोड़ रुपए फंस गए। तब से चर्चा शुरू हुई कि नौकरशाही और सरकार के बीच कहीं तालमेल बिगड़ रहा है, संतुलन गड़बड़ा रहा है और इसी वजह से उद्योगपति को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंची। यूपी में निवेश के माहौल पर आंच ना आए, इसके उपाय खोजे जाने लगे। उपाय भी ऐसे जिससे नौकरशाही नाराज ना हो और नियंत्रित भी रहे। तब आया एक ऐसी आइडिया जो दुनिया तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल सकता था। नवनीत सहगल की गिनती यूपी के ऐसे नौकरशाहों में होती है जिनकी कुर्सी भले ही बदलती रही हो लेकिन सत्ता के गलियारों में प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद तो नवनीत सहगल का कद और बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले जानना समझना जरूरी है कि यूपी की नौकरशाही हमेशा से सत्ता के लिए सबसे बड़ा हथियार भी रही है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हजारों करोड़ रुपए के निवेश, इंडस्ट्री, एक्सप्रेस वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के दौर में सरकार को ऐसे अफसरों की जरूरत होती है जो सिर्फ फाइल नहीं बल्कि सिस्टम की स्पीड समझते हों। अगर अफसर सरकार की प्राथमिकताओं को समझ नहीं पाएगा, सरकार के डीम प्रोजेक्ट्स में ध्यान नहीं देगा, मंत्रालय से तालमेल नहीं बिठा पाएगा, तो दिक्कत तो आएगी ही। वैसी ही दिक्कत जैसी देश के बड़े उद्योगपति को हुई और उन्हें सीएम से मिलना पड़ा। बैकग्राउंड यही है। इसी वजह से सरकार में ऐसा मॉडल बनाने पर मंथन शुरू हुआ जहां ब्यूरोक्रेसी के बड़े फैसलों, अफसर के कामकाज और बड़े प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए किसी प्रभावशाली और अनुभवी शख्सियत को रखा जाए। सरकार और ब्यूरोक्रेसी में संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उसी शख्स की हो, यानी एक ऐसा चेहरा जो मजबूत भी हो और प्रभावशाली भी, जो अपनी प्रशासनिक और मैनेजमेंट की क्षमता से सरकार और नौकरशाही के बीच संतुलन स्थापित करके सारे गति दूर कर सके और यूपी में निवेश की गति बढ़ाए। नवनीत सहगल के संबंध बड़े उद्योगपति से काफी पुराने हैं, मधुर हैं। उद्योगपति भी नवनीत सहगल की कार्यशैली के कायल हैं, उन पर काफी भरोसा करते हैं। यही वजह है उन्होंने सहगल साहब को यूपी में अहम जिम्मेदारी की रूपरेखा देने की तैयारी कर ली। अगर उद्योगपति की पहल रंग लाती है तो यूपी में ब्यूरोक्रेसी को साधने का एक ऐसा नया मॉडल देखने को मिल सकता है जिसके केंद्र में नवनीत सहगल होंगे। नवनीत सहगल यूपी कैडर के उन गिने चुने अफसरों में शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दौर में अपनी पहचान बनाई। उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा हर राजनीतिक दल ने माना है। नवनीत सहगल की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि वो किसी एक सरकार के नहीं बल्कि यूपी की हर सत्ता की आंखों के तारे रहे हैं। चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। नवनीत सहगल मायावती, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में, सभी कार्यकाल में उनका रसूख चरम पर था।
अखिलेश यादव की सरकार में वो एक्सप्रेसवे और विकास कार्यों के सबसे बड़े चेहरे बने। योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने सूचना और खादी जैसे विभागों में रहकर सरकार की छवि को चमकाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स जमीन पर दिख रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसमें से ज्यादातर नवनीत सहगल के ही ब्रेन चाइल्ड माने जाते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है, जिसे यूपी के विकास के बड़े मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। नवनीत सहगल ने रिकॉर्ड समय में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम पूरा करवाकर अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया था। ब्यूरोक्रेसी के जानकारों का मानना है कि अगर नवनीत सहगल की यूपी में वापसी होती है तो यह मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल होगा। निवेशकों के भरोसे को बहाल करने और सुस्त पड़ी फाइलों को रफ्तार देने के लिए सहगल को सुपर ब्यूरोक्रेट या एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली से शुरू हुई यह पैरवी लखनऊ में कब और किस रूप में जमीन पर उतरती है। कुर्सी का किस्सा बड़ा अजीबोगरीब होता है। जो कुर्सी ज्यादा चमकती है वो बहुतों को खटकती भी है, और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ कुर्सियां ऐसी हैं जिन पर बैठने वाला अफसर हमेशा सबकी नजरों में रहता है। यूपी की शो विंडो नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी भी एक ऐसी ही वीआईपी कुर्सी है। इस कुर्सी पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी का मतलब आईपीएस लक्ष्मी सिंह। नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभाल रही लक्ष्मी सिंह ने तैनाती की सबसे लंबी पारी खेली है। वो 3.5 साल से नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं। 2017 में योगी सरकार के पहले कार्यकाल के बाद से किसी भी आईपीएस अफसर को नोएडा में इतनी लंबी तैनाती का मौका नहीं मिला। निसंदेह लक्ष्मी सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है। उनके कार्यकाल की तारीफ भी हुई। कुछ एकाध मामलों को छोड़ दे तो हाई प्रोफाइल नोएडा में कानून व्यवस्था से लेकर पुलिसिंग तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में लंबी पारी के साथ सवालों की एंट्री भी हो जाती है। आईपीएस लक्ष्मी सिंह भी सवालों से परे नहीं है। वो यूपी के एक प्रेस्टिजियस ब्यूरोक्रेट फैमिली की मेंबर हैं। उनके पति राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। बीते 1 साल से कार्यवाहक और अब स्थायी डीजीपी बने आईपीएस राजीव कृष्ण से लक्ष्मी सिंह की रिश्तेदारी है। लक्ष्मी सिंह खुद सीएम की पसंदीदा अफसरों में से एक हैं। ऐसे में नोएडा पुलिस कमिश्नर जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर लंबी तैनाती विपक्ष और विरोधियों के निशाने पर आएगी ही। विपक्ष के नेता गाहे बगाहे नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, बयान जारी करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं। लक्ष्मी सिंह के समर्थक उनकी तैनाती को साफ सुथरी छवि, काम करने के सख्त तौर तरीकों से जोड़कर देखते हैं, तो विरोधी उन पर सीएम, सिस्टम और अफसरों की मेहरबानी का तंज कसते हैं। हालांकि आज चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा इस बात की है कि राजीव कृष्ण के कार्यवाहक से स्थायी होने के बाद क्या लक्ष्मी सिंह नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी से हटेंगी? अगर हटेंगी तो कहां जाएंगी? लक्ष्मी सिंह के हटने के बाद किस आईपीएस अफसर की लॉटरी लगेगी? एक बार फिर बता दूं, नोएडा यूपी का शो विंडो है। यहां की हर कुर्सी को मलाईदार और हाई प्रोफाइल माना जाता है। कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस कमिश्नर की कुर्सी और भी रसूख वाली हो गई है। हर आईपीएस का सपना होता है कि उसे नोएडा में तैनाती मिले। जब कमिश्नरेट नहीं था तब आईपीएस अफसर वहां का एसएसपी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, जुगाड़ और सिफारिश लगाते थे। कमिश्नरेट बनने के बाद भी यह कुर्सी सीनियर आईपीएस अफसरों के लिए लॉक हो गई। अब नोएडा के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठने के लिए सीनियर आईपीएस अफसर भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। हालांकि नोएडा पुलिस कमिश्नर कौन होगा, यह डीजीपी या गृह विभाग नहीं, खुद सीएम योगी तय करते हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठने वाले अफसर का नाम भले सीएम तय करें, लेकिन दावेदारों के नाम हमेशा पंचम तल के गलियारों में टहलते रहते हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर के लिए जो नाम रेस में है, उसमें आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़, पीएसी लखनऊ में आईजी के पद पर तैनात प्रीतिंदर सिंह और विजिलेंस में बतौर आईजी तैनात आईपीएस मंजिल सैनी का नाम शामिल है। दीपक कुमार ताजमहल की नगरी से सीधे नोएडा एक्सप्रेसवे आने को तैयार बैठे हैं। उनके काम और अनुभव का ताना बाना बड़ा मजबूत है। जे रविंदर गौड़ पड़ोस के ही जिले में हैं, गाजियाबाद में।
वो भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़कर नोएडा आने को बेताब हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो उनको होम ग्राउंड का फायदा मिल सकता है। प्रीतिंदर सिंह पीएसी में आने से पहले आगरा के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। वो ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिन्हें हर सरकार में अच्छी कुर्सी मिली। हालांकि आगरा में तैनाती के दौरान सांसद और मंत्री के जमीनी झगड़े में पंचम तल में उनके नंबर थोड़े कम हो गए। प्रीतिंदर सिंह आगरा से हटे और तब से साइड पोस्टिंग में है। सबसे दिलचस्प नाम है मंजिल सैनी का। वो विजिलेंस में आईजी हैं। विजिलेंस का फुल चार्ज डीजीपी राजीव कृष्णा के ही पास है। पंचम तल में चर्चा है कि मंजिल सैनी का विजिलेंस कनेक्शन बड़ा मजबूत है। विजिलेंस में तैनाती के दौरान मंजिल सैनी ने अपनी कार्यशैली से डीजीपी राजीव कृष्ण का भरोसा जीता है। चूंकि मंजिल सैनी एक महिला आईपीएस अफसर हैं और नोएडा की कुर्सी पर महिला से महिला बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी गई, तो मंजिल सैनी की दावेदारी मजबूत है। डीजीपी राजीव कृष्ण जब भी अपनी टीम बनाएंगे तो यह तय है कि उनके विश्वास का सफर तय करने वाली मंजिल सैनी की मंजिल और करीब हो जाएगी। नोएडा पुलिस कमिश्नर की कुर्सी कब खाली होगी? क्या लक्ष्मी सिंह अपनी पारी को और लंबा खींचकर नया इतिहास बनाएंगी? दावेदारों का इंतजार और बढ़ेगा या मंजिल सैनी के साथ रेस में शामिल दूसरे आईपीएस अफसरों को उनकी मंजिल मिलेगी? यह वक्त बताएगा। फिलहाल दावेदार तैयार हैं, इंतजार है तो कुर्सी खाली होने का। पंचम तल में अब होगी तबादले पोस्टिंग के दौर के बीच सबसे शानदार ज्वाइनिंग की चर्चा। लखनऊ से सटे बाराबंकी में सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव का तबादला हुआ। नए सीएमओ रंजन गौतम ने ज्वाइन किया और रंजन गौतम की ज्वाइनिंग में ऐसा रेड कारपेट वेलकम हुआ कि सीएमओ साहब का नाम पंचम तल तक गूंज उठा। वीआईपी कल्चर को कोसा जाने लगा, संसाधनों के दुरुपयोग की दुहाई दी जाने लगी। आमतौर पर जब कोई भी अफसर नई तैनाती पर आता है तो उसका अंदाज बेहद सधा और सावधानी वाला रहता है। हाथ में फाइलों या दस्तावेजों वाला एक बैग या फोल्डर होता है। लेकिन बाराबंकी के नए सीएमओ बने रंजन गौतम की अदा ही निराली है। रंजन गौतम जब सीएमओ ऑफिस पहुंचे तो उनका अंदाज जिम्मेदारी संभालने से ज्यादा भौकाल दिखाने वाला था। फूलों से लदी सरकारी गाड़ी में सीएमओ साहब अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आए थे। सीएमओ साहब के 3-4 पुराने कर्मचारी भी उनके साथ बाराबंकी आए थे। सीएमओ ऑफिस में साहब के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई गई। वही लाल कालीन जो हम ऑस्कर या कांस फिल्म फेस्टिवल में देखते हैं। साहब ने जैसे ही रेड कारपेट पर कदम बढ़ाए, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश शुरू हो गई। कर्मचारी खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे बाराबंकी के सीएमओ के दफ्तर में सीएमओ नहीं, बॉलीवुड का कोई स्टार आया हो। दफ्तर पहुंचकर नए सीएमओ साहब ने पूर्व सीएमओ के बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर सबका परिचय लिया। ऐसी धारदार इंग्लिश बोली कि पूर्व सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव भी उनके अर्दब में आ गए। नए सीएमओ साहब की फर्राटेदार इंग्लिश और डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज से कॉम्प्लेक्स फील करने लगे। इस दौरान नए वाले साहब ने काफी प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी देकर भी अपना रंग जमाया। खुद का परिचय देते हुए गंभीर मुद्रा में बोले, कोई चुगलखोरी ना करो, मेरे पास आंखें हैं, कान है और विजन है। अर्दली वहां खड़ा था, उसको तुरंत निर्देश दिए कि ध्यान रखना मेरे ऑफिस में कोई अनावश्यक आदमी ना बैठे। इशारा साफ है कि ऑफिस में कौन आएगा कौन नहीं, यह फैसला साहब करेंगे। निवर्तमान सीएमओ साहब को विदा करने का अंदाज भी बिल्कुल अलग रहा। सीएमओ ऑफिस के सीनियर कर्मचारियों के साथ खुद उनकी गाड़ी को धक्का लगवाकर लखनऊ रवाना किया। सीएमओ साहब के इस निराले अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, तो उनका नाम भी स्वास्थ्य विभाग और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में सब जानने लगे हैं। यह बहस भी हो रही है कि योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार वीआईपी कल्चर खत्म करने, सादगी अपनाने और सरकारी संसाधनों के सीमित और संयमित इस्तेमाल का संदेश देती रहती है। लेकिन बाराबंकी के नए सीएमओ साहब ने यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग इसे सिर्फ भाषण ही मानते हैं। सीएमओ साहब को यह याद रखना होगा कि फूलों की पंखुड़ियां तो कुछ मिनट में हट जाती है, उनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर किया गया काम लंबे समय तक याद रहता है। बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में सवाल भी उठ रहा है कि सीएमओ साहब का जो रेड कारपेट वेलकम हुआ है,
क्या वहां के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी? मरीजों का इलाज भी उतने ही अच्छे तरीके से होगा क्या? अब बात यूपी के लाखों शिक्षकों के साथ हुए खेल की। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 2026-27 के शैक्षिक सत्र की शुरुआत ही बड़ी निराशाजनक हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षक हैं। ट्रांसफर सीजन में शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर सीजन आया और गुजर भी गया। लाखों शिक्षकों के हाथ लगा सिर्फ इंतजार। महीनों से तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक अब उसी जगह पर खड़े हो गए हैं जहां से चलने की तैयारी कर रहे थे। पंचम तल की यह कहानी प्रदेश के उन लाखों शिक्षकों की है जिन्होंने नियमों के मुताबिक ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। उम्मीद थी कि परिवार से दूरी कम होगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभलेगी, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल हो सकेगी, लेकिन विभागीय व्यवस्था ने उनकी उम्मीदों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि आवेदन फाइलों में ही धूल खाते रह गए। विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा का तर्क है कि इस समय प्रदेश के सभी जिलों में जनगणना का काम चल रहा है। ऐसे में शिक्षकों का तबादला किया गया तो जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, बाधित हो सकती है। यानी सरकारी काम की मजबूरी के आगे शिक्षक की निजी जिंदगी की समस्याओं और मजबूरियों की बलि चढ़ा दी गई। अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के तबादले पर विचार होगा जो खुद या उनके अविवाहित बेटे बेटी दिव्यांग हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर डायलिसिस जैसी स्थिति में हैं। मतलब साफ है, अगर बीमारी नहीं है तो परेशानी भी शायद गंभीर नहीं मानी जाएगी। दूर दराज के स्कूलों में तैनात हजारों शिक्षक सालों से अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। किसी का परिवार अलग शहर में है तो किसी के छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता उनकी राह देखते हैं, लेकिन सिस्टम की नजर में शिक्षकों की ये तकलीफें ट्रांसफर की वजह बनने के लायक हैं ही नहीं। शिक्षकों का सवाल है कि जब उन्होंने सरकारी सेवा की शर्तें स्वीकार की हैं तो क्या उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? क्या एक शिक्षक की परेशानी तभी असली मानी जाएगी जब उसके घर में कोई गंभीर बीमारी हो? विभागीय व्यवस्था का दूसरा पहलू यह भी है कि हर साल ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर हजारों शिक्षक उम्मीद बांधते हैं, आवेदन करते हैं और महीनों के लंबे इंतजार के बाद जब आखिरी वक्त में रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनकी निराशा और बढ़ जाती है। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सामान्य शिक्षक मुख्यमंत्री की सहमति के भरोसे रह गए हैं। यानी जिस कुर्सी तक पहुंचने में आम शिक्षक की पूरी नौकरी निकल जाती है, अब वही कुर्सी उनकी आखिरी उम्मीद बन गई है। यहां यह भी सवाल उठता है कि दूर दराज के गांवों में बच्चों का भविष्य संवारने के साथ ही तमाम सरकारी कार्यों में उलझा शिक्षक काम तक पहुंचने के लिए वीआईपी जुगाड़ या सेटिंग कहां से लाए? सीएम ऑफिस। शिक्षक सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला कर्मचारी नहीं बल्कि समाज की रीढ़ माना जाता है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सिस्टम चलाने के लिए सिस्टम में लगे लोगों की ही परेशानियों का नजरअंदाज करना जरूरी है, या फिर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सरकारी जरूरतों के साथ मानवीय जरूरतों की भी जगह हो? इसमें कोई शक नहीं कि जनगणना बेहद जरूरी काम है, लेकिन क्या इसकी कीमत शिक्षकों की समस्याओं, मजबूरियों, जरूरतों और उनके बिखरते परिवारों से चुकाई जानी चाहिए? तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।